तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पलवन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले आप सभी को याद होगा संक्षेपण। संक्षेपण और पलवन ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है। ठीक है, संक्षेपण क्या होता था? बड़े चीज़ों को छोटा करना। ठीक है, और पलवन का मतलब होता है छोटी चीज़ों को बड़ा करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 पेज का कहानी है, तो 4 पेज का कहानी को हम पढ़ करके उसको हम 1 पेज में लिख देंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो 4 पेज की कहानी को मैंने 1 पेज में लिखा। ठीक है, उसका सारांश को मैंने लिख दिया, तो उसको बोलते हैं संक्षेपण। संक्षेप करना, छोटा करना। लेकिन आप लोग कविता देखते होंगे, कविता रहता है 4 लाइन का, लेकिन उसका अर्थ निकलता है 4 पेज का। ठीक है, तो वो कविता छोटा था, उससे को हम लोग को बड़ा करना होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं पलवन। ठीक है, पलवन का मतलब था विस्तार करना। छोटी चीज़ों, जो जकड़ा हुआ शब्द है उसको विस्तार करके बड़े बड़े शब्दों में लिख करके उसको सरल बनाना, सिंपल बनाना। ठीक है, तो देखिए पलवन का अर्थ क्या होता है। पलवन का अर्थ होता है विस्तार करना या बड़ा करना, अर्थात किसी भी अर्थ या भाव का विस्तार करना पलवन कहलाता है। किसी भी कोई भी अर्थ हो गया, कोई भी भाव हो गया, उसको बड़ा कर देना, विस्तार कर देना, पलवन कहलाता है। ठीक है, ये आप कविता से भली बात ही समझ सकते हैं, क्योंकि कविता में ऐसे ऐसे डिफिकल्ट वर्ड होते हैं ना, जिसका वो रहते कविता 4 लाइन का है, लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा निकलता है। ठीक है, आगे पॉइंट देखो। पलवन प्रक्रिया संक्षेपण प्रक्रिया के ठीक विपरीत यानी उल्टा है। संक्षेपण में क्या होता था? इसमें बड़ा से छोटा किया जाता था। संक्षेपण में बड़े से छोटा किया जाता था, लेकिन पलवन में क्या किया जाता है? छोटा से बड़ा। तो ये ठीक संक्षेपण प्रक्रिया के क्या विपरीत है। दूसरा पॉइंट, संक्षेपण में मूल पाठ का सार प्रस्तुत किया जाता है। याद होगा आपको, संक्षेपण में मूल पाठ का सार प्रस्तुत किया जाता है, यानी पूरा कहानी नहीं लिखा जाता है, सिर्फ मूल पाठ ही लिखा जाता है। मूल पाठ मतलब जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि 4 पेज का कहानी तो चारों पेज नहीं लिख सकते ना, 4 पेज से 1 पेज हमको करना है, तो सिर्फ मूल पाठ ही लिखते हैं संक्षेपण में। जबकि जो पलवन होता है ना, उसमें मूल कथन को विस्तृत करते हुए हम लोग लिखते हैं। पलवन में क्या करते हैं? मूल कथन जो दिया रहता है ना, उससे हम लोग विस्तृत करते हैं, यानी बड़ा करते हैं। 1 लाइन का कुछ शब्द दिया हुआ है, तो उससे हम लोग उससे विस्तृत करते हैं, उसको बड़ा करते हैं। संक्षेपण में छोटा, पलवन में बड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है, पलवन का सीधा तथा स्पष्ट अर्थ है विस्तार करना या तो बढ़ाना। पलवन का सीधा सीधी क्या अर्थ है? सीधा सीधी अर्थ है विस्तार करना या तो फिर बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें किसी विषय को विस्तार पूर्वक बताया जाता है ना। पलवन में किसी भी विषय पर विस्तार पूर्वक अच्छे ढंग से बताया जाता है, ताकि उस सूत्र वाक्य में छिपे हुए गहरे भाव को सरलता से समझा जा सके, है ना। ताकि उस भाव में कौन सा वाक्य छिपा हुआ उसको सरलता से समझा जा सके। अब देखिए, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि विचारों अथवा भावों के सूक्ष्म, छोटे एवं सार रूप में रहने पर उसका अर्थ सामान्य लोगों को अच्छी तरीके से ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। कोई भी ऐसे विचार जो भाव होते हैं, जो सूक्ष्म रहते हैं, सार रहता है, जो छोटा रूप होता है ना, और छोटे रूप रहने से कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। परंतु उसी भाव और उसी विचार को अगर एक कुशल व्याख्याता क्रमवार रूप से, यानी कि एक अच्छे ढंग से उसको स्पष्ट किया जाए और पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, जब उसको हम एक अच्छे ढंग से स्पष्ट करेंगे कोई छोटा भाव को, तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। और वही छोटा भाव को जब हम विस्तृत करेंगे, ठीक है, बड़ा करेंगे, फैलाएंगे उसको बढ़िया तरीक़ा से, ठीक है, और पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाता है, उसके बाद उसको हमको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि हाँ मैटर क्या है, क्या बात है, ये क्या कहना चाह रहा है। धीरे धीरे उसका सारा तस्वीर मुझे क्या होने लगता है? स्पष्ट होने लगता है उस पूरे कहानी के बारे में। ठीक है, इसी को हम लोग पलवन कहते हैं। अगर एक वाक्य में परिभाषित किया जाए तो हम कह सकते हैं कि किसी भी कसे हुए संकुचित विचार, कसे हुए मतलब जो विचार संकुचित है, कस गया है, एक जगह इकट्ठा है, छोटा है, उसको क्या करना? अर्थपूर्ण विस्तार करना। ठीक है, कसे हुए संकुचित विचार या बात को अर्थपूर्ण, यानी कि अर्थ, अब ये नहीं कि बिना अर्थ के उल्टा पुल्टा कुछ भी करते हैं, उसी के अर्थ में क्या करना? विस्तार कर देना। हमारा क्या कहलाता है? जो वर्ड संकुच है, संकुचा हुआ है, एक जगह है, यानी कि छोटा है, उसको बड़ा कर देना। ठीक है, चलो अब देखते हैं पलवन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि पलवन जब हम लोग करते हैं, यानी जब कोई भी छोटा कहानी को बड़ा करते हैं, तो फिर कोई भी छोटा वाक्य या सार को बड़ा करते हैं, तो उस टाइम हमें क्या क्या ध्यान रखना है। ठीक है, और हो सकता है इसका अगर विशेषता दे देगा तो भी आपको विशेषता में यही सब पॉइंट लिखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट ये कि सबसे पहले दिए कि वाक्य, चाहे वो मुहावरा हो, चाहे वो लोकोक्तियाँ हो, या तो फिर वो सूक्ति हो, जो भी दिया गया है, ठीक है, उस सभी को ठीक ठीक हमें क्या करना है? उसका अर्थ का ग्रहण करना, फिर बढ़िया से पढ़ना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि बार बार उसे पढ़कर समझ लिया जाए, तभी आप, चाहे वो मुहावरा हो, चाहे लोकोक्तियाँ हो, चाहे सूक्ति हो, कोई भी चीज़ हो,
ठीक है, चाहे वो कविता ही क्यों ना हो, तब आप क्या कर सकते हो, उसको पलवन कर सकते हो, यानी कि उसको विस्तार बड़ा कर सकते हो बार बार पढ़ने के बाद ही। ठीक है, दूसरा पॉइंट है विचारों को सत्यापित करने के लिए, यानी कि विचारों को सत्यापित जांच करने के लिए अपनी ओर से उदाहरण एवं तथ्यों को भी पलवन करने वाला दे सकता है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, कोई भी विचार को पलवन कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो उसमें आप उदाहरण को भी ऐड कर सकते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ आ सके। हम लोग उदाहरण देते हैं ना जब भी कोई क्वेश्चन वगैरह पढ़ाते हैं। तो तीसरा है भाषा स्पष्ट, सरल और मौलिक तथा वाक्य छोटे छोटे होना चाहिए। भाषा बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए, मौलिक इंपॉर्टेंट होना चाहिए और वाक्य छोटे छोटे होना चाहिए। ठीक है, चौथा पलवन करता, यानी जो पलवन कर रहा है, यानी कि जो छोटा से बड़ा कहानी को बना रहा है, ठीक है, उसको बिना अलंकार वाले शब्दों वाक्यों का ही प्रयोग करना चाहिए। अलंकार वाला जो शब्द होता है ना वो हमें डिफिकल्ट करता है, उसके वर्ड को हम नहीं पहचान पाते, उसके वर्ड को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए ध्यान ये रखना कि जो पलवन कर रहा है, जो व्यक्ति पलवन कर रहा है, वो अलंकार का प्रयोग ना करे। पांचवा, पलवन लेखन शैली हमेशा अन्य पुरुष में ही होना चाहिए। अन्य पुरुष मतलब होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, यानी अन्य पुरुष का मतलब ये वह, वे, ये इसी टाइप से होना चाहिए। ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम यहाँ में नहीं, वह, वे ऐसा करके। उसके चलते छठा, भावों को विस्तार देते वक्त अनुच्छेदों में बांटकर एक के बाद एक क्रमवार ढंग से लिखना चाहिए। देखिए, कोई भी भाव है उसको हमको विस्तार करना, बड़ा करना है, तो अनुच्छेद में पहले उसको बांटेंगे और अनुच्छेद में बांटने के बाद एक के बाद एक करके क्रमबद्ध तरीका से, यानी कि सीरियल बाय तरीका से हमें लिखना चाहिए। सातवां, पलवन में ध्यान रखना चाहिए कि अनावश्यक उदाहरण या अनावश्यक चर्चा से विस्तार नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि छोटा चीज़ों को बड़ा कर रहे हैं तो आप फालतू चीज़ें उदाहरण वगैरह देंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, जो देना है बस वही देना है। आठवां, किसी उक्ति या कथन को असहमत होने पर भी उस पक्ष की चर्चा करनी होगी, किंतु उसका खंडन नहीं करना होगा। जैसे देखो ये क्या कह रहा है, कोई भी ऐसा कथन आ गया, कोई भी ऐसा उक्ति आ गया, ठीक है, जिससे आप असहमत हैं, तब भी उसी का आपको क्या करना है, उसी से सहमत करना है, यानी उसी के पक्ष में रहकर के आपको क्या करना है, उसी के पक्ष में रखकर के आपको चर्चा करना है, उसका खंडन नहीं करना, उसको तोड़ना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं जिसमें से हम ये पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि मतलब आप उस चीज़ों से नाराज़ हैं तो आप क्या करेंगे, वहाँ लिख देंगे नहीं भारत ने ही पाकिस्तान पर हमला किया। अगर वहाँ पर आप नाराज़गी हैं फिर भी आपको उसी पक्ष में जवाब देना पड़ेगा जिस पक्ष में वो भाव लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि आपको वहाँ पे ऐसा नहीं बोलना कि हाँ अगर पाकिस्तान हम पे मारे तो हम भी उनको मारें, अपने से कुछ भी ऐड नहीं करना है, जिस भाव में उसी पक्ष में रह करके आपको आंसर करना है। 9 नंबर, पलवन की भाषा सरल, सहज और बोधगम्य होनी चाहिए। तो मैंने पहले भी बता दिया। ठीक है, पलवन में अति विस्तार से भी बचना चाहिए। अब इसका मतलब पलवन का मतलब ये नहीं कि आप छोटा से बड़ा कर रहे हैं तो बहुत बड़ा कर देंगे फालतू, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है। ठीक है, अति विस्तार का मतलब क्या हो गया, बहुत बड़ा भी नहीं करना चाहिए और बहुत बड़ा करने से आपको बचना चाहिए। ठीक है, पलवन का मतलब तो होता है विस्तार करना, बड़ा करना, फैलाना, लेकिन उतना भी नहीं फैला देना। ठीक है, अब देखते हैं पलवन के उदाहरण कि कैसे कोई छोटे से वाक्य को लेकर के आता है, फिर छोटे से भाव को विस्तार किया जाता है, बड़ा किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक शब्द सिर्फ है ईर्ष्या। ठीक है, अब ईर्ष्या से ही देखो यहाँ पे मैंने कितना विस्तार कर दिया इसको, कितना बड़ा कर दिया इसको। तो यही तो होता है पलवन, कि छोटे से शब्द भाव को बड़े कर देना। ठीक है, तो मैंने ईर्ष्या एक एग्जाम्पल लिया, अब इसका मैं पलवन कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ इसको। ठीक है, जैसे दूसरे के दुख को देख दुख होता है। ठीक है, जब हम दूसरे के दुखों को देखते हैं तो हमें भी दुख होता है। वैसे ही दूसरे से सुख या भलाई को देख करके ये भी एक प्रकार का दुख होता है, जिसे ईर्ष्या कहते हैं। मतलब हम दूसरों को देखते हैं दुख, तो वो जो दुख होता है वो तो दुख है। ठीक है, लेकिन कोई आगे बढ़ रहा है, कोई किसी का भलाई कर रहा है और उससे देख करके जो हमें एक प्रकार का दुख होता है कि उसका वो भलाई क्यों किया, ठीक है, उसको सुख क्यों हो रहा है, तो वो हो गया ईर्ष्या, जलन जिसको बोलते हैं। ठीक है, जिसे ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्या की उत्पत्ति कई भावों के संयोग से होती है। इसमें इसका प्रादुर्भाव बच्चों में कुछ देर में देखा जा सकता है। ठीक है, इसका जो प्रभाव होता है ना कुछ देर में बच्चों में देखा जा सकता है, और पशुओं में तो शायद होता भी नहीं है। पशुओं में ऐसा ईर्ष्या होता भी नहीं है। देखिए अब यहाँ पे कहानी भी लिखा गया इसमें, जब दो बच्चे किसी खिलौने की झगड़ते हैं तब कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि एक उस खिलौने को लेकर फोड़ देता है जिसमें वह किसी के काम में नहीं आता है। इसमें अनुमान हो सकता है कि उस लड़के के मन में यही रहता है कि चाहे वो खिलौना मुझे मिले या ना मिले, लेकिन किसी और को काम वो खिलौना नहीं है, अर्थात उनकी स्थिति मुझसे अच्छी ना रहे। ईर्ष्या पहले पहल इसी रूप में व्यक्त होता है। देखो अब ऐसा नहीं कि जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया उसी प्रकार से आप भी एक्सप्लेन करो, कुछ नहीं, आप पॉइंट नंबर 1 लिखो ईर्ष्या, आप इसको एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, कि जो व्यक्ति को दुख करके हमें दुख होता है वो तो दुख है, लेकिन जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, जो व्यक्ति अपना विकास कर रहा है, उससे देख करके जो हमें जलन होता है वो हमारा क्या ईर्ष्या कहलाता है।
ठीक है। और जानवरों में तो ये ईर्ष्या होता भी नहीं है, सिर्फ मनुष्य में ही ईर्ष्या जलन की भावना पाया जाता है। भली बात एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि दो बच्चा एक खिलौने के लिए लड़ रहा है, तो एक बच्चा चाहता है कि मुझे ये खिलौना मिले या ना मिले, लेकिन हम इसको फोड़ देंगे। वो ये नहीं समझता कि अगर फूट जाएगा तो किसी का काम नहीं आएगा, अगर वो खिलौना टूट गया तो किसी को काम नहीं आएगा। तो अगर वो ये बात को सोच लेते हैं कि चलो मुझे काम नहीं आएगा तो कम से कम उसको दे देते हैं, लेकिन वहाँ पे ये नहीं होता। ये होता है कि अगर मुझे नहीं मिला तो उसको भी हम मिलने वो खिलौना नहीं देंगे। तो ये होता है ईर्ष्या का भाव। तो ये देखो मैंने यहाँ पे ईर्ष्या था, इसका पलवन क्या नहीं, छोटा था, इसको मैंने बड़ा रूप किया तो इतना सारा इसका सार निकला। सेम इसी प्रकार से लालच बड़ी बुरी भला, एक कहानी सुनेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट डालना आपको, लालच बड़ी बुरी भला है, ठीक है। अब ये एक पॉइंट है यहाँ पे, एक वाक्य एक तरह से समझो तो, ठीक है। अब इससे देखो कितना यहाँ पे पलवन किया गया, कितना अर्थ इसका बड़ा निकाला गया, ठीक है। यहाँ पे क्या, लालच एक ऐसी मनोवृत्ति है जिसमें व्यक्ति अपना विवेक और बुद्धि दोनों खो देता है, ठीक है। यह बात एक बाल कहानी से सिद्ध होता है, जिसमें एक मनुष्य के पास एक मुर्गी थी, ठीक है, जो रोज़ एक सोने का अंडा देती थी। देखो ये कहानी में आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, याद होगा आप लोग को लालच बड़ी बुरी भला क्या है, इसमें कौन सा कहानी लिखा गया मैं आपको बता सकता हूँ। आप दूसरा कहानी भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक मुर्गी थी, सोने की अंडा देती थी, तो उसका जो मालिक था उसने ये सोचा कि लालचीपन उसके अंदर आ गया, ठीक है, कि जो डेली डेली हम एक एक अंडा लेंगे, क्यों ना हम मुर्गी के पेट से एक ही बार में उसको मार करके सारा सोने का अंडा निकाल लें। तो ऐसा होता है क्या, फिर जब उसको मार दिया गया तो पता चला एक भी अंडा नहीं मिला। तो इसलिए कहा जाता है कि जो लालच है ना वो बड़ी बुरी भला है, ठीक है। तो ये कहानी आपको यहाँ पे पूरा लिख देना, ठीक है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और नीचे देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, इस प्रकार अपने लालच के चलते उस व्यक्ति के सामान्य बुद्धि भी समाप्त हो गई। वह लालच के चलते इतना भी नहीं सोच सका कि मुर्गी के पेट में बहुत से अंडे एक साथ नहीं हो सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि लालच बड़ी बुरी भला है, ठीक है। आप यहाँ पे दूसरा कहानी भी ऐड कर सकते हैं, एग्जाम्पल है, कोई भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर इस पर आ जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना पेज लिखने के लिए दिया जाएगा उतना पेज आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।